दोस्तों नमस्कार। कृष्णा जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज रेलवे का 16वां सेट प्रैक्टिस हम लोग करने जा रहे हैं। उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बात हम लोग के उत्साह वर्धन के लिए जान लेते हैं। देखिए बाबू, अभी कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल में क्या होता है कि बहुत से बच्चे हैं जो डिप्रेशन मोड में चले गए हैं। ठीक है ना, सोचते हैं कि अब लगता है कि ज़िंदगी बेकार है। ऐसा सोचना एक तरह से क्या है, एक तरह से मतलब अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मारना है। ज़िंदगी में हमेशा आपको एक तरह से क्या होगा, अप एंड डाउन आते रहेगा। कभी आपको लगेगा कि अरे ज़िंदगी का हर एक खुशी आपको मिल रहा है, और कभी लगेगा कि ज़िंदगी का हर एक गम है, जो दुख है, जो भगवान हम ही को दिए हैं। ठीक है, समय बदलता है और वही व्यक्ति है जो सही मायने में आगे जाता है, जो कि हर एक परिस्थिति में, चाहे वो कोरोना काल रहे या आपका शादी वाला पीरियड रहे, कोई भी काल रहे, उसमें है जो एकदम लगा हुआ है, मेहनत कर रहा है। इसी पे हमको कुछ एक कथन विद्वान का याद आ गया, और वह यह है कि आंधी सदा चलती नहीं, आंधी सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं। ठीक है, मिलेगी तेरी मंजिल तेरी, तू जरा कोशिश तो कर। ठीक है, तो यही होता है, आंधी हमेशा चलती नहीं है, ठीक है, या मुश्किल सदा रहती नहीं है, मंजिल मिलता है यदि आप हमेशा कोशिश करते रहते हैं। तो चलिए हम लोग महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसको हम लोग करते हैं। ये सब क्वेश्चन है जो एक प्रकार से आपका साइंस का या जीके का पूरा के पूरा मैं आप लोग के लिए निचोड़ लाता हूँ। ठीक है, सारांश है। यदि ये सवाल यदि आप करते जाते हैं तो समझ जाइए कि आपकी तैयारी दिन दुना और रात चौगुना बेहतर होती जाएगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का है 1 kWh किलोवाट घंटा। 1 kWh किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है। तो चलिए इसे हम लोग देख लेते हैं, और बहुत ही सिंपल है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। और लोग कहते हैं कि सर इतना लंबा लंबा जो टर्म है वो हमसे याद नहीं होगा, तो आपको याद करने के लिए कोई बोल नहीं रहा है। आप चाहिएगा तो बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। तो ये कैसे, तो देखिए कैसे होता है। चलिए तो हम लोग देखते हैं 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है। तो 1 को 1 रहने दीजिए, और 1 किलो में कितना होता है 1000। तो समझ जाइए 1 रहने भी दे सकते हैं या नहीं भी रहने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको मालूम होगा एक से यदि किसी को भी गुना करेंगे तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो है वही रह जाता है। तो चलिए 1 गुना हम 1000 कर दिए, 1 किलो के बदले हम 1000 ले लिए। तो यहाँ तक तो आपका हो गया वाट। वाट किसकी इकाई है, तो वाट है जो पावर की इकाई है। ठीक है, वाट है जो पावर की इकाई है। और पावर में आप पढ़े हैं, शक्ति में पढ़े हैं कि कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से आप पढ़े होंगे। और इसी में आप देखे हैं कि कार्य का यूनिट जूल होता है और शक्ति का यूनिट सेकंड होता है। ठीक है, शक्ति का यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। तो देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, या इसी को जूल पर सेकंड को ही वाट कहा जाता है, जूल पर सेकंड को ही क्या बोला जाता है, वाट कहा जाता है। तो गुना हम क्या कर सकते हैं, वाट नहीं लिखकर जूल प्रति सेकंड लिख सकते हैं ना। हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों तो एक ही चीज है। और आपका क्वेश्चन में जूल आ गया है। ठीक है, आपके क्वेश्चन में वाट नहीं है, जूल है, इसी कारण हमको ये करना पड़ रहा है। तो चलिए यहाँ तक तो हो गया। और घंटा, तो कहिए घंटा को क्या करें, तो घंटा देखिए एसआई मात्रक में नहीं है। ये सब जितने भी हम मात्रक ला रहे हैं वो सब है जो एसआई मात्रक में है। किलो एसआई मात्रक में है, जूल प्रति सेकंड एसआई मात्रक है। तो दोस्ती समान वाला से होता है, असमान वाला से नहीं होता है। तो एसआई मात्रक में समय का सेकंड माना जाता है। तो चलिए हम लोग घंटा को सेकंड में बदल देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 60 गुना 60 कीजिएगा तो टोटल 3600 सेकंड। 1 घंटा में 3600 सेकंड हो जाता है। ठीक है, चलिए आपका बन गया। यहाँ से आप क्या कीजिए, सेकंड को सेकंड से कैंसिल कर दीजिए। अब आपके सामने बच रहा है 3.6, और कितना जीरो बैठाइएगा, इधर से 3 जीरो और इधर से 3 जीरो लीजिएगा, इनटू 10 के पावर 6। और एक क्या चीज बचा, जूल बचा। तो आपका सही आंसर क्या हो गया, सॉरी जूल 1 2 3
4 5 6। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो गया। तो आपका सही आंसर चलिए ये हो गया, इसमें ये है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है जो आपका सही आंसर है। समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा तो समझ जाइएगा, और नहीं समझिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा मोबाइल फ़ोन है उस पर आप कॉल कर दीजिएगा, हम आपको बता देंगे। बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा तो चलने का प्रयास कीजिए, मंजिल अपने आप तैयार हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम जानबूझकर एक क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं, ठीक है ना, सोचे कि नहीं ऐसे काम नहीं बनेगा, ऐसा ही मिलता जुलता एक क्वेश्चन और दे दिया जाए बच्चों लोग को। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन है, एक घर में एक महीने में 250 इकाई, ठीक है 250 इकाई ऊर्जा की खपत हुई, यह ऊर्जा जूल में कितनी होगी? तो यही क्वेश्चन है, ठीक है यही क्वेश्चन है। देखिए 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 इकाई होता है, ठीक है क्या होता है 1 यूनिट होता है। और आप एक निकालते हैं ना कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है या 1 यूनिट बराबर कितना होता है, तो 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल होता है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, ये जो 250वां है इसी से आप गुना कर दीजिए, ठीक है ना, इसको आप गुना कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या होता है 1 यूनिट बराबर 3.6 इंटू 10 के पावर 6, इसको डायरेक्ट कीजिए 3.6 इंटू 10 के पावर 6 और गुना क्या कर दीजिएगा, कितना इकाई है तो 250 इकाई है, तो गुना कर दीजिए 250 से। जब ये गुना करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर क्या आता है 9 गुना 10 के पावर 8 जूल आता है, ठीक है। तो दोनों मिलता जुलता क्वेश्चन है और आपको बहुत ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट होता है, और यदि जूल में यदि बोल देगा तो जूल में इसी तरह बोलिएगा 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल। यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है रेलवे का क्वेश्चन में बार बार ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत बार, अब तो देख रहे थे रेलवे का ग्रुप डी में क्वेश्चन था तो लगभग 4 से 5 बार इसी क्वेश्चन को पूछ दिया गया है, कभी डायरेक्टली भी पूछ दिया गया है और कभी कभी घुमाकर इसी क्वेश्चन का जवाब मांगा गया है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है किसके द्वारा किए गए तत्वों के वर्गीकरण, ठीक है ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, किसके द्वारा किए गए तत्वों के वर्गीकरण के अनुसार मूल तत्वों को उसकी परमाणु संख्या के अनुसार बढ़ते हुए क्रम करने का मतलब 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 इस तरह बढ़ते हुए क्रम में क्रमबद्ध किया गया। तो कौन है जो एक तरह से परमाणु क्रमांक के आधार पर सरियाया था, अब परमाणु क्रमांक में बढ़ते हुए अर्थात 1 2 3 4 वाला सजाया था तो थे मोस्ले, और आधुनिक वर्गीकरण के पिता भी हम लोग मोस्ले को ही कहते हैं, ठीक है मोस्ले आए थे तो मेंडलीफ जो आवर्त सारणी दिए थे उसमें कुछ ज़्यादा काम नहीं किए थे। मेंडलीफ का जो आवर्त सारणी था वो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था, अब मोस्ले जो किए थे वो परमाणु क्रमांक वाला किए थे, ठीक है ना। तो परमाणु क्रमांक बराबर ही होता है प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो ये मोस्ले साहब का देन है, ठीक है मतलब परमाणु के आधार पर एक तरह से अरेंज करने वाले वैज्ञानिक थे मोस्ले। वो आज आप लोग देख रहे हैं आवर्त सारणी में आसानी से 118 को तत्व हो गया है, फिर भी हम लोग आसानी से है जो कुछ वर्ग और आवर्त में है जो हर एक तत्व के बारे में जानकारी मिल जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन है जो ज्योग्राफी का आया हुआ है, और ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है वह मीरिडियन जिस पर भारतीय मानक समय आधारित है। तो आपसे पूछ रहा है कि भारत का मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है, क्योंकि मानक समय है जो देशांतर, देखिए देशांतर है जो इस तरह का है, देशांतर है जो नीचे लगता है जगह नहीं है तो हम यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है ये आपका पृथ्वी हो गया, और इस तरह से आप देखते हुए ग्लोब पे कुछ ऐसा बना, ठीक है ऊपर से नीचे जो रेखा खींचा हुआ है वही देशांतर है। तो भारत है जो अपना समय कितने देशांतर पे एक तरह से निर्धारण करता है, क्योंकि देखिएगा कि भारत में मान लीजिए आप बिहार में हैं तो बिहार में जो 6 बजे ही क्या हो रहा है 6 बजे ही पूरा के पूरा अंधेरा भी हो रहा है, ठीक है। लेकिन आप चले जाते हैं गुजरात छोर में या चले जाते हैं
कहाँ पे? तो चले जाइए एकदम हिमाचल प्रदेश तरफ, सॉरी आप चले जाइए अरुणाचल प्रदेश तरफ, ठीक है। तो अब देखिएगा कि उस समय 6 बजे शाम नहीं हो रहा है, कहूँ पे 7 बजे भी शाम हो रहा है, कहूँ पे है जो 5:30 बजे भी शाम हो रहा है। तरह तरह की भ्रांति आपको पैदा होगा, लगेगा कि अरे ये तो बहुत बड़ा लफड़ा है। तो लफड़ा को ही सुलझाने के लिए एक हम लोग समय का निर्धारण किए हैं और वो समय लिए हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में, और इसी के आधार पर समय हम लोग घोषित करते हैं। अब बबुआ 6 बजा है शाम, चाहे अंधेरा रहे या क्या रहे, शाम रहे, हम उसको 6 बजे ही बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि उसको अंधेरा हो गया तो उसको 7 बजा देंगे, ऐसा कुछ भारत में नहीं होगा। और हर एक देश अपना एक मानक समय रखता है, ठीक है। एक उसी तरह से पूरा दुनिया का है, उसे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय समय भी कहते हैं। तो चलिए इसका सही आंसर हो गया 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जो गरबा नृत्य है वो भारत के किस राज्य में एक तरह से नृत्य किया जाता है? तो गरबा है जो किस राज्य का नृत्य है? क्वेश्चन नंबर 5, गरबा, गरबा ये क्या होगा? गरबा आशा करते हैं सही हो गया होगा। चलिए गरबा किस राज्य का? क्वेश्चन नंबर 5, गरबा किस राज्य का नृत्य है? किस राज्य का, किस राज्य का लोकप्रिय लोकप्रिय नृत्य है? नृत्य है तो बता सकते हैं। गरबा है जो भारत में बहुत ही एक राज्य में बहुत ही प्रचलित है, वह कौन सा राज्य है? तो हम ऑप्शन आपको दे रहे हैं। पहला ऑप्शन बिहार, दूसरा ऑप्शन महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन गुजरात, चौथा ऑप्शन असम। असम। तो गरबा जो नृत्य है बाबू वो है जो गुजरात का है, ठीक है। गरबा कहा जाए या डांडिया कहा जाए, ये सब नृत्य कहाँ का है? गुजरात का है, और गुजरात का एक प्रसिद्ध नृत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है आपसे कि एसबीआई की जो राष्ट्रीयकरण हुआ है वो किस वर्ष हुआ है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो नेशनलाइजेशन मतलब राष्ट्रीयकृत भारत की संपत्ति, भारत की जनता की संपत्ति किस वर्ष घोषित किया गया? तो पहले क्वेश्चन लिख देते हैं। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? कब किया गया? ऑप्शन है आपका 1921, दूसरा ऑप्शन है 1955, तीसरा ऑप्शन है 1947 और चौथा ऑप्शन है 1950। 1950। आपको बताना है बाबू कि आज के डेट में जो स्टेट बैंक है वो बहुत बड़ा बैंक भारत का है, ठीक है, और सरकारी बैंक है। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1955 में किया गया। इसका सही आंसर है 1955, इसका करेक्ट आंसर। देखिए उस समय हिल्टन यंग आयोग की अनुशंसा आया था कि अभी भी
जो बैंक है जो अमीर आदमी को क्या कर रहा है, देख रेख कर रहा है, अमीर आदमी को ही ज़्यादा सेवा देता है। अभी भी गरीब गुरबा हैं जो एक तरह से क्या हैं, वंचित हैं, यहाँ पे बैंकिंग सेवा उनको नहीं मिल पा रहा है। इसी में भारत सरकार सोचा कि हमारा जो संविधान है वह जो समाजवादी है, पूरा समाज को देखना है, और वही समाजवादी विचारधारा होने के चलते एक तरह से स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। पहले स्टेट बैंक था, उसका नाम है जो इम्पीरियल बैंक था, ठीक है, इम्पीरियल बैंक था, और बाद में जब 1955 में इसको राष्ट्रीयकृत किया गया था तो इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। और इसके जो कमीशन था, जो अनुशंसा किया था इसे नेशनलाइज कर दिया जाए, उसका नाम था हिल्टन यंग आयोग। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, अली बंधु में शौकत अली और मोहम्मद अली, ठीक है, को हम लोग शौकत अली और मोहम्मद अली को हम लोग अली बंधु के नाम से जानते हैं। और उन्होंने भारत में एक आंदोलन चलाया था, ठीक है, उसमें साथ गांधी जी का भी था, लेकिन वो आंदोलन का क्या नाम था, क्वेश्चन ही है अली बंधु। और अली बंधु कौन कौन अली बंधु थे? अली बंधु में दो भाई थे, एक थे शौकत अली और दूसरा था मोहम्मद अली। तो पहले नाम लिख देते हैं अली बंधु। क्वेश्चन नंबर 7, अली बंधु, शौकत अली और मोहम्मद शौकत, ये बंधु मोहम्मद अली, मोहम्मद अली द्वारा चलाया गया आंदोलन, पहला ऑप्शन है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। पहला है सविनय अवज्ञा आंदोलन। दूसरा है भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तीसरा है खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, ठीक है। तो आपको बताना है। चौथा है नन ऑफ दीज। आपको बताना है कि जो अली बंधु थे और अली बंधु में शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा जो आंदोलन भारत में चलाया गया था वो आंदोलन का क्या नाम था। इसका सही आंसर है खिलाफत आंदोलन, ठीक है। बहुत ही प्रसिद्ध आंदोलन है भारत का खिलाफत आंदोलन। यह आंदोलन का नाम है खिलाफत आंदोलन। देखिए, अब इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो खिलाफत आंदोलन हुआ इसके चलते हिंदू और मुसलमान दोनों एकजुट हो गए, ठीक है ना, उनमें एक तरह से, क्योंकि ये जो आंदोलन था, ऐसे तो आंदोलन है जो भारत से शुरुआत नहीं हुआ था क्या कि तुर्की में खलीफा का पद बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करता था, ठीक है। खलीफा का एक तरह से हम लोग एक तरह से पैगंबर मानते हैं या धार्मिक गुरु तुर्की में माना जाता था। और वहाँ का जो खलीफा है जो पूरे देश दुनिया के मुसलमान हैं जो उनकी बात को एक तरह से सर आँखों पे, मतलब उनकी बात को सुनते थे, जो भी खलीफा कहता था उसका एक तरह से पालन करते थे। लेकिन क्या होता है कि जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो जाता है तो अंग्रेज क्या कर देता है कि अंग्रेज और तुर्की देश में एक समझौता होता है और इस समझौता के तहत खलीफा का पद को ही समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। खलीफा का कोई स्थान नहीं दिया जाता है। इसमें है जो एक तरह से सब पूरे देश दुनिया के मुसलमान हैं जो भड़क जाते हैं, गुस्सा में आ जाते हैं कि ऐसा कैसा होगा, खलीफा को हम लोग धर्म गुरु मानते हैं और खलीफा के पद ही खत्म कर दिया गया था, ठीक है। इसी में आंदोलन है जो चला था। बाद में है जो मुस्तफा कमाल पाशा जो तुर्की का एक तरह से मुखिया बना था, बाद में उन्होंने क्या किया था कि खलीफा का पद को ही समाप्त कर दिया, ठीक है, बाद में एक तरह से। तो तब जाकर ये आंदोलन है जो शांत पड़ा था। तो ये जो आंदोलन है इसका नाम है खिलाफत
आंदोलन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश है जो भारत में मार्ले मिंटो अधिनियम कब लाया था? ब्रिटिश। क्वेश्चन नंबर अब काट हो गया। ब्रिटिश भारत में मार्ले मिंटो अधिनियम कब लाया? चलिए ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 1909, दूसरा ऑप्शन 1919, तीसरा ऑप्शन 1947, चौथा ऑप्शन 1950। तो आपको बताना है ये जो मार्ले मिंटो, देखिए मार्ले मिंटो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। भारत में है जो वायसराय या गवर्नर जनरल जो आप कह सकते हैं, ठीक है। इनका नाम हमेशा बदलते गया था और इनके अधिकार क्षेत्र में कुछ ना कुछ परिवर्तन किया गया था। तो एक तरह से वायसराय था भारत का। इन्होंने क्या किया था कि जब जैसे भारत आया था लगभग 1908 के समय, तो 1908 में जब आया तो देखा कि यहाँ पे स्थिति ठीक नहीं है, यहाँ पे कभी भी बगावत हो सकता है। अब बगावत को तो शांत करना है क्योंकि अंग्रेज को यहाँ पे शासन करना था। तो उसी कड़ी में है जो मार्ले मिंटो अधिनियम लाया था। और इस अधिनियम में क्या था कि हर एक जो भारत के जो राज्य हैं या प्रदेश हैं वहाँ से कुछ कैंडिडेट को लाया जाएगा जो कि भारत के कानून प्रक्रिया में कुछ ना कुछ उनको मौका मिलेगा, है ना। यहाँ पे जो कानून जो भी बनेगा या जो भी चीज़ होगा उसमें मौका उनको मिलेगा। लेकिन ये क्या किया था चतुराई से कि मुसलमान और हिंदू का एक तरह से गेम खेल दिया, है ना, कि मुसलमान के लिए अलग कुछ आरक्षण मिलेगा, अलग क्षेत्र रहेगा, और हिंदू के लिए अलग, ताकि हिंदू मुसलमान दोनों में क्या हो जाए, लड़ाई होते रहे। और जो अंग्रेज का मुख्य उद्देश्य था फूट डालो और शासन करो। इसी कड़ी में मार्ले मिंटो क्या कर दिया था कि अंग्रेज के लिए अलग प्रतिनिधित्व का बात है जो चलाया था, ठीक है, ताकि किसी तरह से एक तरह से हिंदू मुसलमान में भारत है जो लड़ते रहे और अंग्रेज है जो भारत में क्या करने लगे, रोटी अपना जो सेक रहा है वो सेकते रहे, भारत की एक तरह से दौलत को लूटते रहे, ठीक है। तो ये जो हुआ था घटना जो है 1919 का घटना 1909 का घटना है। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मस्तिष्क शरीर का कैसा समन्वय केंद्र है? मस्तिष्क शरीर का कैसा समन्वय केंद्र है? तो क्वेश्चन नंबर 9, मस्तिष्क शरीर का कैसा समन्वय केंद्र है? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है वैकल्पिक, पहला है आपका वैकल्पिक, दूसरा है आपका, दूसरा ऑप्शन है आपका मुख्य, तीसरा ऑप्शन है द्वितीयक, और चौथा है अनुपयोगी। आपसे बात क्वेश्चन पूछा गया है कि मनुष्य हमारा शरीर का कैसा समन्वय केंद्र है, तो ये तो मुख्य है ना, बिना
मस्तिष्क का, आदमी तो कुछ है ही नहीं, आदमी तो एकदम खत्म हो जाएगा, उसकी ज़िंदगी है ही नहीं। जो भी हो रहा है आपका, जो भी काम कर रहे हैं, चाहे बोल रहे हैं, हंस रहे हैं, सो रहे हैं, चल रहे हैं, ये सब के सब है जो आपके दिमाग ही करवा रहा है। यदि दिमाग ऑर्डर देना बंद कर देगा तो आप चल नहीं पाइएगा, ठीक है। सब चीज़ है जो आपको दिमाग ही करवाता है। यदि दिमाग ऑर्डर नहीं दे तो आप आँख देख नहीं पाइएगा। तो जो भी चीज़ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मस्तिष्क आपका शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पादप समूह जिसकी जो पौधा में न तना दिखाई दे रहा है, न जड़ दिखाई दे रहा है, न पत्ती दिखाई दे रहा है, उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन यही है, एक पादप समूह। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक पादप समूह, एक पादप समूह जिसके पौधे में न तो जड़, तना, पत्ती विभक्त नहीं है, उसे क्या कहते? चलिए, तो पहला आंसर है सुकाय। दूसरा है वनस्पति। तीसरा ऑप्शन है पेड़। चौथा ऑप्शन है ब्रोफाइटा। चलिए आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। ऐसा पेड़ पौधा जिसका तना, पत्ती, फल इत्यादि है जो विभक्त नहीं है, सब कुछ पता ही नहीं चल रहा है, बस इतना आपको लग रहा है कि अच्छा कुछ है। जैसे आप काई देखे हैं ना, बारिश के मौसम में देखते हैं काई, तो काई भी एक प्रकार का पेड़ पौधा में ही आता है। और वैसा जब पेड़ पौधा आप देखते हैं उसे आप बोलिएगा सुकाय, ठीक है, सुकाय कहिएगा। और ऐसे हैं जो सुकाय है, और इसे थैलोफाइटा, ये जो जाति है ये पूरा का पूरा थैलोफाइटा है। और वनस्पति जगत में या पेड़ पौधे की दुनिया में सबसे बड़ा यदि वनस्पति है या पेड़ पौधा है वो है थैलोफाइटा, और वह है जो सुकाय नेचर का रहता है, सुकाय रहता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है न्यूटन के गति का रॉकेट लॉन्चिंग है जो किस नियम पर आधारित है? तो पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, रॉकेट लॉन्चिंग। क्वेश्चन नंबर 11 है, रॉकेट लॉन्चिंग किस नियम पर आधारित है? किस नियम पर आधारित है? ठीक है, चलिए पहला आपका ऑप्शन है जो रॉकेट लॉन्चिंग होता है या रॉकेट जो चलता है वो किस नियम पे चलता है? पहला है न्यूटन का प्रथम गति का नियम। दूसरा ऑप्शन है न्यूटन का द्वितीय गति का नियम।
गति का नियम। तीसरा है तृतीय गति का नियम, न्यूटन का तृतीय गति का नियम, न्यूटन का तृतीय गति। और चौथा है जड़त्व का नियम, जड़त्व। आपको बताना है बाबू कि जो रॉकेट चलती है वो किस नियम पे चलता है। तो देखिए वो न्यूटन का जो तृतीय गति का नियम है उसके आधार पे रॉकेट है जो चलती है। तो तृतीय गति का नियम क्या है सर? तो तृतीय गति का नियम में है कि कोई भी क्रिया करेगा तो क्या हो जाएगा, प्रतिक्रिया लगेगा। क्रिया और प्रतिक्रिया, क्रिया और प्रतिक्रिया यही होते रहता है। अब कहिएगा सर क्रिया और प्रतिक्रिया कैसे होता है? ये देखिए आपका रॉकेट है, मुँह में अच्छा से बना। चलिए ये आपका क्या है, रॉकेट है। ये जब रॉकेट है तो क्या करता है कि ईंधन है जो क्या करता है, पीछे की ओर छोड़ता है। इसका ईंधन पीछे की ओर छोड़ता है। जब ईंधन पीछे की ओर आता है तो जब ये पीछे की ओर धक्का दे रहा है रॉकेट तो स्वतः है जो आगे की ओर जाएगा, है ना, आगे की ओर जाएगा। फिर ईंधन है जो पीछे की ओर छोड़ा, उसी तरह से रॉकेट है जो आगे की ओर बढ़ते रहता है। तो ये क्रिया और प्रतिक्रिया के चलते एक तरह से रॉकेट का लॉन्चिंग है जो न्यूटन के तृतीय गति के नियम पे आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत ही पौवा क्वेश्चन दे रहे हैं। एक बार यदि देख लिए तो समझ जाइए कि कभी चाह करें भूलिएगा तो भूल नहीं पाइएगा, है ना। ऐसा भी क्वेश्चन होते हैं कि एक बार देख लेने के बाद नाक रगड़ के चाहिए कि भूल जाए, आप नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो ऐसा ही क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिक होगा। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिक होगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 12, निम्नलिखित में से या निम्न में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिक होगा। चलिए यही है बाबू क्वेश्चन। जड़त्व आप पढ़े होंगे न्यूटन का प्रथम गति का नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का भी नियम कहते हैं। तो किसके बीच होगा? पहला ऑप्शन है 5 रुपया का सिक्का, 5 रुपया का सिक्का एवं 10 रुपया का सिक्का। दूसरा है पेन और किताब के बीच। और तीसरा है ट्रक एवं कार के बीच। ट्रक एवं हवाई जहाज कर दीजिए, हवाई जहाज के बीच। और अगला नोट कर दीजिए, नन ऑफ दिस। देखा बाबू, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जो समझ जाइए कि भारी है, ठीक है। जो भारी रहेगा तो जड़त्व है जो वहाँ पे ज़्यादा काम करता है। ऐसे भी देख रहे हैं, भारी होने के चलते ही आपका जो पृथ्वी है, सूर्य का क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, क्योंकि सूर्य भारी है। सूर्य जब ज़्यादा भारी रहेगा उसमें जड़त्व भी ज़्यादा रहेगा। तो अधिकतम कब रहेगा? तो जो दो भारी रहे। तो यदि अब बटखरा लेके बैठ जाइएगा, देखिएगा कि जो सबसे ज़्यादा भारी है उसी में जड़त्व क्या रहेगा, अधिक रहेगा। इसका आंसर ही है, पौवा क्वेश्चन था। हम पहले बोले थे कि एक बार यदि आप देख लीजिएगा तो भूलिएगा नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके दिमाग को थोड़ा सा झकझोरेगा।
अगला क्वेश्चन दिमाग को झकझोरने वाला है, थोड़ा सा आपको सोचने के लिए विवश करेगा इस क्वेश्चन को कैसे बनाएं, लेकिन चाहिएगा तो आराम से बना लीजिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। 50 केजी भार का क्वेश्चन बनते रहे। 50 केजी भार का एक लड़का, भार का एक लड़का 10 सेकंड में 40 सीढ़ी चढ़ता है। 40 सीढ़ियों कर दीजिए, 40 सीढ़ियों को चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, तो शक्ति बताएं, ठीक है। चलिए ऑप्शन में दे देते हैं, इसे ऑप्शन में जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी दे देंगे। पहले जी आपको दे देते हैं, जी है प्रति सेकंड का स्क्वायर। चलिए पहला ऑप्शन है 375, ये ऑप्शन छोड़ देते हैं, वो बनाने में फिर दिक्कत हो जाएगा। तो देखिए शक्ति का है, लड़का का शक्ति पूछा जा रहा है कि लड़का है जो 50 किलो का है और क्या कर रहा है, सीढ़ी चढ़ रहा है। कितना सीढ़ी चढ़ रहा है, तो 40 सीढ़ी चढ़ रहा है बेचारा, 40 सीढ़ी चढ़ रहा है और प्रत्येक सीढ़ी के जो हाइट है वो क्या है, 10 सेंटीमीटर। प्रत्येक सीढ़ी की जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर, कुछ ऐसे, ठीक है। तो एक प्रकार से क्या होगी, हाइट आ गई, एच है, ठीक है, एक प्रकार से एच है। तो बनाइएगा कैसे, तो शक्ति का फॉर्मूला लगा दीजिए, है ना। शक्ति का फॉर्मूला आपको लगाना होगा और शक्ति का जो फॉर्मूला होता है बाबू, P बराबर mgh/t, यही होता है शक्ति का फॉर्मूला जो कि इस क्वेश्चन में बनेगा, ठीक है। घबराइएगा नहीं। अब देख लीजिए सर mgh, तो mgh तो इससे तेज ऊर्जा में था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बट्टा टी भी है, ठीक है, बट्टा टी भी है। चलिए इसको बनाते हैं। एम दिया हुआ है 50 केजी, कोई दिक्कत नहीं था। जी आपका 10 है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हो गया ऊंचाई में लफड़ा, ऊंचाई में का लफड़ा है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिख दिया है, क्या दिया है 10 सेंटीमीटर में दिक्कत कर दिया। अभी सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, तो पहले क्या कीजिए कि टोटल सीढ़ी कितना चढ़ा है बच्चा, तो बच्चा 40 सीढ़ी चढ़ा और कितना सीढ़ी, और ऊंचाई कितना है 10, तो 400 सेंटीमीटर हो गया। ये क्या हो गया 400 सेंटीमीटर, जबकि ऊंचाई का या दूरी का मात्रक सेंटीमीटर एसआई में नहीं होता है, मीटर होता है। तो 400 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिएगा तो भागा देना पड़ेगा 100 से, तो आपको टोटल कितना होता है 4 मीटर। तो यहाँ पे गुना 4 कर दीजिए, गुना 4 कर दीजिए। और बट्टा क्या है, समय आपका दिया हुआ है, बट्टा है जो आपका 10 है, 10 से 10 मर गया, तो आपका कितना बचा 200 जूल, है ना, 200 जूल। क्योंकि आपसे पूछा जा रहा था एक तरह से शक्ति ज्ञात करने के लिए, तो आपका आंसर हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। और लास्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और रटने वाला क्वेश्चन है, रटा हुआ क्वेश्चन जिसे आप कह सकते हैं कि कौन सा हार्मोन है जो पेड़ पौधा में है जो वृद्धि को रोकता है, ठीक है, वृद्धि होने नहीं देता है। पेड़ पौधा यदि ज़्यादा बढ़ जाएगा तो दिक्कत न है, जिसे आदमी बहुत बढ़ जाएगा तो घरों में नहीं घुस पाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो कौन सा ऐसा हार्मोन है जो एक तरह से वृद्धि को नियंत्रित करता है। और क्वेश्चन लिख देते हैं। शक्ति का जैसा मात्रक होता है वाट होता है, तो इसमें आंसर में वाट लिख दीजिएगा, ठीक है, 200 वाट। आज का अंतिम क्वेश्चन, निम्न में से
निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है, पहला ऑप्शन है साइटोकाइनिन। दूसरा ऑप्शन है ऑक्सिन। तीसरा ऑप्शन है एब्सिसिक एसिड। और ऑप्शन नंबर डी है जिब्रेलिन। तो आपको बताना है कि पेड़ पौधा में जो एक तरह से वृद्धि को नियंत्रित करता है, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधा बढ़ जाएगा तो तुरंत टूट जाएगा, है ना। आप देखते हैं आंधी विंड ओवर जब आता है तो बेचारा साधारण कद का भी पेड़ पौधा क्या होने लगता है, टूटने लगता है। तो कौन सा पेड़ पौधा है जो ऐसा है? तो देखिए एब्सिसिक एसिड, इसका सही आंसर है एब्सिसिक एसिड। और इसके बारे में कहा जाता है कि गैसीय अवस्था का हार्मोन है, जबकि अन्य हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में नहीं पाया जाता है, जबकि एब्सिसिक एसिड गैसीय अवस्था में होता है। फिर दोस्तों फिर मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।